हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक रैपिड रिवीजन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल। एक सोसाइटी जहाँ पर सबके पास फिजिकली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और नॉर्मल इमोशंस हैं, बिहेवियरल इंट्रैक्शंस हैं सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के अंदर, तो हम उस सोसाइटी को बोलेंगे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि एक हेल्थी सोसाइटी मेंटेन हो सके, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम से हम बच सके, इंश्योर कर सके एक सेफ सेक्शुअल लाइफ को, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सके, मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू सेक्स को अवॉइड कर सके, इंश्योर कर सके प्रॉपर केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। बात करें अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज़ की, तो नेशनल प्रोग्राम्स जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हम सेटअप करें। इंडिया जो है वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ थे, अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज़ टू स्टार्ट द एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल। एम इन सबका था टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। ये जो प्रोग्राम्स थे स्टार्ट हुए थे 1951 के अंदर। इनिशियली इनका नाम रखा था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, लेटर इनको इम्प्रूव किया गया, एक्सपैंड किया गया। आज की डेट में मैंने RCH के नाम से जानते हैं, विच इज़ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे अवेयरनेस क्रिएट करना इन सारी बातों के रिलेटेड, देन उनको प्रोवाइड करना मेडिकल फैसिलिटीज़, गाइडेंस और सपोर्ट। मेन गोल था कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन कर सके, बना सके। मीडिया और एजुकेशन का क्या रोल था? गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ ने यूज़ किया ऑडियो विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया, अवेयरनेस कैंपेन्स होस्ट करे, पेरेंट्स, रिलेटिव्स और टीचर्स और फ्रेंड्स की हेल्प ली ताकि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर सके। सेक्स एजुकेशन जो थी स्कूल के अंदर इंकरेज करी गई, जिससे करेक्ट नॉलेज मिले, मिथ्स और मिसकंसेप्शंस रिमूव हो पाए। देन बात करें इन्फॉर्मेशन जो हमें देनी चाहिए किस किस टॉपिक्स के रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, एडोलेसेंस के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, STDs और एड्स के बारे में। देन बात करें ये जो है हेल्प करेगा एडोलेसेंस तो, ताकि वो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ जी पाए। एजुकेशन अबाउट फैमिली एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की बात करें तो पीपल जो है उनको एजुकेट करना चाहिए ऑन दी बर्थ कंट्रोल मेथड्स, प्रेग्नेंट वुमेन की केयर कैसे करनी है, पोस्ट नेटल केयर कैसे करनी है, इंपॉर्टेंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए मेल और फीमेल चाइल्ड को, स्मॉल फैमिली नॉर्म को बेसिकली उसको प्रमोट करने के लिए, है ना। ये क्या हेल्प करेगा? इससे पॉपुलेशन कंट्रोल होगी और हेल्दी फैमिलीज़ बनेंगी, सोशली रिस्पॉन्सिबल होंगी। ये सब सोसाइटी की बेसिकली क्रिएट करेंगे हम, सोशली रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी जो कि पूरी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अवेयरनेस क्या है सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, पीपल को अवेयर करना चाहिए। अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ अगर बढ़ती गई तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, सेक्स अब्यूज़ और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के बारे में उनको अवेयर करना चाहिए। इससे क्या होगा, लोग सही तरीके से सोच पाएंगे, प्रिवेंटिव स्टेप्स ले पाएंगे और एक हेल्दी सोसाइटी बन पाएगी। हमें अगर सक्सेसफुल रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स बनाने हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ चाहिए और साथ में मटेरियल सपोर्ट भी चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ें हमें क्यों चाहिए? अगर हम मुझे मेडिकल हेल्प देनी है प्रेगनेंसी के अंदर, डिलीवरी के अंदर, STDs में, अबॉर्शंस में, कॉन्ट्रासेप्शंस प्रोवाइड कराने, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के अंदर मेडिकल फैसिलिटी देनी है, इनफर्टिलिटी के अंदर देनी है, तो मुझे इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। यानी मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए, हमें प्रोफेशनल और मटीरियल सपोर्ट भी चाहिए। देन बात करें बेटर टेक्निक्स और न्यू स्ट्रैटेजीज़ जो है उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए रेगुलरली। देन बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस। ये एक टेस्ट होता है जो कि फीटस जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है, वूम्ब के अंदर, हिस्टेरा के अंदर, यूट्रस के अंदर। उस एमनियोटिक फ्लूइड को हम बाहर निकालते हैं। उस एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको यूज़ करके उनका कैरियोटाइप निकाल कर हम निकाल लेते हैं कि जो फीटस है उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, क्या उसको कोई डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारी बीमारियाँ तो नहीं है। अर्लियर इस टेक्निक को यूज़ किया जाता था सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए और उसके बाद उसका फीमेल फीटिसाइड कर दिया जाता था। यानी अगर फीमेल होती थी तो उसे मार दिया जाता था, अगर मेल होता था तो उसे रख लिया जाता था। इसीलिए एमनियोसेंटेसिस पे बैन तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी भी है, पेरेंट्स को इसके बारे में तो पता चलना ही चाहिए। पर इसीलिए इसके ऊपर हमने स्टैचुएटरी बैन लगाया। क्या लगाया हमने इसके ऊपर? स्टैचुएटरी बैन लगाया है हमने एमनियोसेंटेसिस के ऊपर फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी सेक्स डिटर्मिनेशन अब अलाउड नहीं है एमनियोसेंटेसिस से, पर बाकी सारी चीज़ें एमनियोसेंटेसिस में होती हैं।
देन बात करें अदर इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बेसिकली मास चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, बेटर मेडिकल केयर, इम्प्रूव्ड मैटरनिटी सर्विसेज और मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज का भी हमें नंबर देखें तो इंक्रीज़ हुआ है, पोस्ट नेटल केयर भी बढ़ी है। इससे रिजल्ट क्या आया कि जो हमारा MMR है यानी मदर का मरने का रेट है वो भी डिक्रीज़ हुआ है, IMR जो इन्फेंट का मरने का रेट है वो भी डिक्रीज़ हुआ है, और कपल्स छोटी फैमिलीज़ वाली इंक्रीज़ हुई हैं एज़ कम्पेयर टू बड़ी फैमिलीज़ वाली। बेटर डिटेक्शन और क्योर हमें मिला है STDs का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी जो है ओवरऑल इम्प्रूव हुई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, रिसर्च रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले टॉपिक्स के अंदर सपोर्ट करिए गवर्नमेंट एजेंसीज और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी दोनों ही सपोर्ट करती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के फील्ड में रिसर्चर्स को। एम है ताकि हम नए नए मेथड्स को बना पाएँ और जो पुराने मेथड्स एग्जिस्टिंग मेथड्स उन्हें इम्प्रूव कर सकें। एग्जाम्पल, सहेली एक ड्रग है जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है, न्यू ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर फीमेल्स, जो कि डेवलप हुई है एंड द CDRI लखनऊ इंडिया। कहाँ पे? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया के अंदर इसे डेवलप किया गया है, राइट। तो यहाँ पे याद रखना है CDRI लखनऊ इंडिया में इसे डेवलप किया गया है। देन बात करें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसकी बात करें तो ऑल ओवर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी हुई है, एंड इसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो हुआ है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं और लिविंग कंडीशंस भी अच्छी हुई हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन में देखें तो 1900 के अंदर 2 बिलियन थी, 2000 यानी 100 साल बाद बेसिकली तो हमें 6 बिलियन यानी ट्रिपल 3 टाइम्स हो गई वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ 100 साल में। 2011 में 7.2 बिलियन है। अगर हम इंडिया की ट्रेंड की बात करें तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे 350 मिलियन थी, यानी 1947 में 350 मिलियन थी, एंड देन 2000 के अंदर 1 बिलियन हो गई थी, यानी कि एवरी 6th पर्सन वॉज इन द वर्ल्ड वॉज इंडियन इन द ईयर बेसिकली 2000 के टाइम पे, राइट। अगर मैं बात करूँ ट्रेंड देखूँ तो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई थी सिर्फ और सिर्फ 53 ईयर्स के अंदर, राइट, इंडिया की पॉपुलेशन, एंड देन 1.2 बिलियन हो गई थी मई 2011 के अंदर, राइट। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीज़न क्या है? डेथ रेट जो है वो कम हुआ है, MMR कम हुआ है, IMR कम हुआ है क्योंकि हमारी फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, और नंबर ऑफ़ पीपल जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हैं उनके अंदर हमें एक इंक्रीज़ देखने को मिला है। RCH प्रोग्राम ने हेल्प तो किया है ग्रोथ रेट को कम करने के लिए, पर ये रिडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, थोड़ी मार्जिनल सी रिडक्शन हमें देखने को मिली है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो लेस देन 2% है, यानी 20 बंदे आउट ऑफ 1000 पर ईयर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। स्टिल ये जो है हाई है, मतलब डेथ रेट और आपका जो डेथ रेट है और बर्थ रेट है वो दोनों इक्वल नहीं है। बर्थ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट, राइट, 2% है, इससे ज़्यादा है, राइट। स्टिल हाई इनफ है कि रैपिड इंक्रीज़ हमें देखने को मिल सकता है। प्रॉब्लम्स जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से होगी, जो स्कार्सिटी हो जाएगी, बेसिक नीड्स हैं उसमें भी स्कार्सिटी हमें देखने को मिलेगी, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग जैसी चीज़ों में। इवन दो प्रोग्रेस हम बना रहे हैं पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है अलार्मिंग है। सीरियस मेजर्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करने के लिए। जैसे स्मॉल फैमिली नॉर्म को हमने प्रमोट किया, जिसमें हमने क्या किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था, मोटिवेट किया लोगों को स्मॉल फैमिलीज़ को स्मॉल फैमिलीज़ होने के लिए। मेथड्स क्या यूज़ करें, अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को प्रमोट किया, एडवर्टीजमेंट्स करी, पोस्टर्स बनाए, बिल्स बनाए, स्लोगन्स दिए जैसे कि हम दो हमारे दो, और कुछ यंग अर्बन कपल्स के अंदर हमने बोला कि वो 1 चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट कर ले, यानी कि एक ही बच्चा करे, राइट। अदर मेजर्स हमने क्या किया, मैरिजेबल एज को फिक्स कर दिया, जैसे फीमेल की 18 और मेल की 21। इंसेंटिव्स दिए, जो जिन कपल की फैमिलीज छोटी हैं उनको कुछ फ़ायदे दिए। गोल क्या था हमारा, प्रिवेंट करना अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ को, यानी जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ हैं उसको हमें प्रिवेंट करना था, राइट। देन बात करते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की। तो एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होता है जो यूज़र फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो या बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स हों, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सेक्शुअल ड्राइव से, और शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्शुअल एक्ट एज वेल। कैटेगरीज़ की बात करें तो ये सारी कैटेगरीज़ है। पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। इसमें क्या है, इसका मेन प्रिंसिपल है कि अवॉइड करता है मीटिंग ओवम और स्पर्म की, पीरियोडिक एब्सिडेंस यानी कि कोइटस फर्टाइल पीरियड के अंदर अवॉइड करना चाहिए। डे 10 to 17 हो जाएगा अगर 28 डेज़ की साइकिल है, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट है आपके पास विड्रोल या फिर कोइटस इंटरप्टस। इसके अंदर क्या है, मेल जो है पेनिस को विड्रॉ कर लेता है जस्ट बिफोर एजैक्यूलेशन, ये प्रिवेंट करता है इंसेमिनेशन को।
थर्ड क्या है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, जब इंटेंस लैक्टेशन पीरियड होता है, यानी एक बच्चा पैदा होने के 6 मंथ्स तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंटिन्यू नहीं करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही होती है, दैट इज़ वाई ओव्यूलेशन उस टाइम पे नहीं हो रही होती है, और इस टाइम पे अगर कोई टेस्ट होता है तो वो प्रेगनेंसी के अंदर रिजल्ट नहीं करता है, तो ये भी एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव ही है, राइट। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कोई मेडिसिन नहीं यूज़ होती है, इसके अंदर कोई डिवाइसेस नहीं यूज़ हो रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, पर इनका डिसएडवांटेज क्या है नेचुरल मेथड का, कि इसमें हाई चांस ऑफ फेलियर है। ऐसा क्यों, लैक्टेशनल एमेनोरिया में हमें पता नहीं कि कब तक हो रहा है, क्या पता 6 मंथ्स हो, क्या पता 7 हो, क्या पता 5 हो। देन बात करें विड्रोअल कोइटस इंटरप्टस की, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है, चांसेस जो होते हैं इसके काफ़ी हाई होते हैं फेल होने के। देन बात करें पीरियोडिक एब्सिडेंस, तो हर फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिफरेंट होती है, यानी कि बेसिकली किसी की 28 की हो सकती है, किसी की हो सकता है किसी महीने 30 की थी, देन किसी महीने 32 की हो रही है, तो उस केस के अंदर फर्टाइल विंडो का भी टाइम जो है वो चेंज हो जाता है, राइट। देन बात करें अगर बैरियर मेथड की, बैरियर मेथड का मेन मोआ यानी कि मोड ऑफ एक्शन क्या है, प्रिवेंट करना फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम की, फिजिकल मीटिंग को प्रिवेंट करना, मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हैं कॉन्डम्स जो कि थिन रबर या लेटेक्स शीट के होते हैं, पेनिस वजाइना दोनों पे यूज़ हो सकते हैं, कोइटस के अंदर एक जने को करने होता है, मेल फीमेल दोनों अवेलेबल हैं। प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को, एसटीआई से भी इसका सबसे मेन बेनिफिट है, एसटीआई यानी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, एड्स है, उससे भी हमें प्रिवेंट करता है। निरोध एक पॉपुलर मेल कॉन्डम ब्रांड है, डिस्पोजेबल होते हैं, सेल्फ इंसर्टेड होता है, प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं। देन बात करूँ डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वोल्ट्स, ये जो है ये रबर बैरियर्स है जो कि फीमेल खुद अपने ट्रैक्ट के अंदर इसे इंसर्ट कर सकती है, सर्विक्स को कवर करता है, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करता है, इसको ऑफन यूज़ किया जाता है, पेयर अप करा जाता है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फॉर्म्स के साथ, ताकि इसकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव कैपेसिटी उसे बढ़ाया जाए, ये भी खुद करना होता है, बट ये जो होते हैं रीयूजेबल होते हैं। देन बात करें आईयूडीज़ की, ये डॉक्टर्स या नर्सेज के द्वारा डाला जाते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जाम्पल याद रखना है लिपिज लूप, कॉपर रिलीजिंग का कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, ये क्या करते हैं, इनका एक्शन क्या होता है, ये इंक्रीज करते हैं फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, यानी फेगोसाइटोसिस कर देते हैं स्पर्म्स का, कॉपर आयंस जो है स्पर्म मोटिलिटी को भी कम करते हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम करते हैं, तो कॉपर वाला इसका ही है सिर्फ, टोटल ऑल ओवर देखा जाए आईयूडी का जो मुआ है दैट इज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स को इंक्रीज कर देते हैं। देन बात करें हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ भी होती है जो कि क्या करती है, प्रोजेस्टास्टोट और LNG-20, क्या नाम याद रखते हैं, प्रोजेस्टास्टोट और LNG-20, प्रोजेस्टास्टोट और LNG-20, ये करते हैं यूट्रस को अनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, सर्विक्स को होस्टाइल बना देते हैं, यानी सर्विक्स के अंदर ही रह जाती है स्पर्म, यूट्रस तक नहीं पहुँच पाती, यूट्रस जो होती है वो अनसूटेबल हो जाती है इम्प्लांटेशन के लिए। ये उन फीमेल्स के लिए आइडियल है जो डिले करना चाहती है प्रेगनेंसी को, और वाइडली एक्सेप्टेड है इंडिया के अंदर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या पिल्स की बात करिए, स्मॉल डोजेज हैं, प्रोजेस्ट्रोजन की होती है या फिर प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन की होती है, जिनको टैबलेट्स के अंदर लिया जाता है, 21 दिन तक लिया जाता है, देन 7 डेज़ का गैप होता है, उन्हीं 7 डेज़ में प्रोजेस्ट्रोन गिरता है, दैट इज़ वाई मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। ये इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, सर्वाइकल म्यूकस में चेंजेस कर देता है, इफेक्टिव है, कम साइड इफेक्ट्स और वेल एक्सेप्टेड है। देन सहेली जो है वो एक नॉन स्टेरॉइडल है, यानी इसमें कोई हार्मोन्स नहीं है, वंस अ वीक पिल है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वंस अ वीक पिल है, यानी कि कम लेनी पड़ती है, राइट, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है और बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स हैं एज कम्पेयर टू अदर पिल्स, राइट। देन इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स की बात करें तो इसमें प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन विद एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ये बिल्कुल पिल्स की तरह ही काम करते हैं, बस इंजेक्शंस की फॉर्म में दिया जाता है या फिर इम्प्लांट्स कर दिए जाते हैं स्किन के अंदर, और वो अपना हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहता है, इसका लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड होता है। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो सकती हैं या आईयूडीज़ हो सकती है विद इन 72 आवर्स, इसको तब यूज़ किया जाता है जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर चुके हैं, रेप हो चुका है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो रखे हैं, राइट। तो ये कॉन्डम है मेल का, ये फीमेल का कुछ इस तरीके से दिखता है, ये कॉपर टी का इमेज है। देन बात करें इम्प्लांट्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। फिर सर्जिकल मेथड्स, यानी इसे हम स्टेराइलाइजेशन कहते हैं क्योंकि इसमें फर्टिलिटी खत्म हो जाती है और इसकी पूरी रिवर्सिबिलिटी होती है। टर्मिनल मेथड है, ये तब यूज़ करना चाहिए जब और बच्चे नहीं चाहिए हैं, ठीक है। ब्लॉक करता है गमीट की ट्रांसपोर्ट और कंसेप्शन को नहीं होने देता। मेल्स में वासेक्टमी की जाती है, स्क्रोटम पे कट लगाया जाता है और वास्ट डिफरेंस को कट करके उसे टाई कर दिया जाता है। फीमेल में परफॉर्म होती है ट्यूबेक्टमी, जो कि एब्डोमेन और वेजाइना में कट लगाकर फिलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। हाईली इफेक्टिव है पर उसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है।
ठीक है। तो ये क्या है, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हमें मेडिकल एडवाइस से चूज़ करना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव जो है एक रेगुलर रिक्वायरमेंट तो नहीं होती, पर यूज़ होता है अगर हमें प्रिवेंट करना है, डिले करना है प्रेगनेंसी को। ये क्या करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसके कुछ इल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया, एब्डोमिनल पेन, रेगुलर ब्लीडिंग, वेरी रेयर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी हो सकती है। देन बात करें वासेक्टमी का डायग्राम कुछ इस तरीके से वास डिफरेंस को कर रखा है, एंड देन ट्यूबेक्टमी में फिलोपियन ट्यूब्स को इस तरीके से कट कर रखा है। देन एमटीपी की बात करें, एमटीपी क्या होता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन होती है वॉलंटरली, जब हम प्रेगनेंसी को बेसिकली ख़त्म करवा देते हैं, यानी बच्चे को बेसिकली वूम्ब के अंदर ही मार दिया जाता है। ठीक है, नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपीज परफॉर्म होती हैं वर्ल्ड वाइड एक साल के अंदर। 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसीज जो हैं वो अबॉर्ट करवा दी जाती हैं, जानबूझ के इंड्यूस्ड अबॉर्शन करा दिया जाता है। क्या एमटीपी लीगलाइज्ड है? एमटीपी को लीगलाइज कराने में काफ़ी सारे इश्यूज थे, इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और सोशल, पर इंडिया के अंदर एमटीपी जो है लीगलाइज्ड है 1971। इससे क्या होता है कि लोग जो है अनऑफिशियल्स के पास नहीं जाते हैं, और साथ में पॉपुलेशन कंट्रोल तो होता ही है, राइट। एमटीपी जो है उसको लीगलाइज किया गया है कौन से ईयर में, 1971 के अंदर। इसका एक और फ़ायदा भी है, मान लो अगर ये एमटीपी इलीगल कर दे हम, देन जो अनवांटेड चिल्ड्रन होंगे उनको तो वैसे भी अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो उनको और भी प्रॉब्लम्स ही होंगी अगर वो पैदा हो भी जाता है, राइट। तो स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं इसके अंदर, मिसयूज़ को अवॉइड किया गया है, फीमेल फीटिसाइड को ट्राई करते हैं अवॉइड करने की। इलीगल जो फीमेल फीटिसाइड है वो इलीगल है, राइट। तो एमटीपी लीगलाइज्ड है इन द ईयर 1971 की गई है। कब होती है एमटीपी? अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो, फेलियर हो जाए कॉन्ट्रासेप्टिव का, या रेप केसेस के अंदर ये नेसेसरी है जब प्रेगनेंसी हार्मफुल हो मदर को या फिर फीटस को या फिर किसी की भी लाइफ को रिस्क हो, राइट। एमटीपी की सेफ्टी की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होती है अगर हम करवा रहे हैं तो अप टू 12 वीक्स। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर थोड़ी रिस्की हो जाती है। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं अगर एमटीपीज अनक्वालिफाइड पर्सनस परफॉर्म करते हैं? अनसेफ अबॉर्शंस जो हैं वो फेटल हो सकती हैं। एमनियोसेंटेसिस को लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करके और फिर अगर फीमेल होती है तो फिर अबॉर्ट करा देते हैं। ये चीज़ जो है ये इलीगल है। अवेयरनेस के लिए ज़रूरत है कि इलीगल अबॉर्शंस जो हैं वो डेंजरस है मदर और फीटस दोनों के लिए। सोल्यूशन क्या है? प्रॉपर काउंसलिंग करी जाए, अवॉइड किया जाए अनप्रोटेक्टेड कोइटस को, और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए। एमटीपी एक्ट बेसिकली क्या कहता है? अमेंडमेंट एक्ट है ये 2017 के अंदर जो हुआ था। तो बेसिकली 2017 के अंदर अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, पर जो आपकी प्रेगनेंसी नहीं, एमटीपी लीगलाइज 1971 में हुआ है, बट इसके अंदर जो बेसिकली देखो ना, इसमें 3 ही डेट्स हैं। 1951 के अंदर आरसीएच प्रोग्राम्स बने, 1971 में एमटीपी लीगलाइज हुई, देन 2017 के अंदर इसमें अमेंडमेंट हुआ है, राइट। इससे क्या हुआ है, ये इनैक्ट किया ताकि लीगल अबॉर्शंस कम हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो और मॉर्बिडिटी भी कम हो। प्रेगनेंसी को इन केस के अंदर टर्मिनेट किया जा सकता है अगर हमें विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर करा रहे हैं तो सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की हमें रिकमेंडेशन चाहिए, ओपिनियन चाहिए। अगर हम 12 to 24 वीक्स यानी कि फर्स्ट से सेकेंड ट्राइमेस्टर के बीच में गए तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की हमें रिकमेंडेशन चाहिए होती है। तब अलाउड होता है जब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से किसी की भी लाइफ को रिस्क हो, फिजिकल या मेंटल इंजरी हो, अगर चाइल्ड जो है वो किसी फिजिकल, मेंटल या फिर सीरियस हैंडीकैप हो रहा है, ठीक है। देन बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की। ये वो इन्फेक्शंस है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होती हैं। एसटीआईज, वीडी, आरटीआई कहलाती हैं। वेनरल डिजीजेस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। कुछ कॉमन एसटीआईज की बात करें तो गनोरिया, साइफिलिस और क्लमाइडियासिस। गनोरिया, साइफिलिस और क्लमाइडियासिस जो हैं ये बैक्टीरियल हैं। देन बात करें वायरल की तो जेनाइटल होप्स, जेनाइटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस बी और एड्स है। एड्स जो है HIV वायरस से होता है। देन प्रोटोजोनल का एक एग्जाम्पल है दैट विच इज़ योर ट्राइकोमोनियासिस, राइट। इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इन्फेक्टेड निडल्स को शेयर करके, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इन्फेक्टेड मदर से फीटस तक जा सकता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स तो है ही, राइट। देन बात करें क्या ये क्यूरेबल हैं? तो अगर मैं बात करूं, अगर हम इन्हें अर्ली डिटेक्ट कर लें तो ये क्यूरेबल हैं। कौन कौन से? गनोरिया, क्लैमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, साइफिलिस और जेनाइटल वॉर्ट्स। पर कुछ हैं जो कम्प्लीटली क्योरेबल कभी भी नहीं है, चाहे अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्ट हो जाए, पर ये ट्रीटेबल होते हैं पर क्योरेबल नहीं होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, HIV, जेनाइटल होप्स। तो
H3 बेसिकली, H³ कह लो, H3 कह लो, हेपेटाइटिस बी, HIV और जेनाइटल होप्स, ये तीनों के तीनों ही आपके ट्रीटेबल हैं पर क्योरेबल नहीं होते हैं। अर्ली सिम्टम्स जो कि माइल्ड होते हैं, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, लाइट पेन, स्वेलिंग। बट अगर मैं बात करूँ, फीमेल्स जो हैं ऑफन एसिम्प्टोमेटिक होती है, दैट्स वाई अनडिटेक्टेड रह जाती हैं लॉन्ग टाइम तक। अगर प्रॉब्लम को अनट्रीट यानी हम ट्रीट ना करें तो फिर इससे PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हो सकता है, अबॉर्शंस हो सकती हैं, स्टिल बर्थ हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, कैंसर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। STIs जो है मेजर थ्रेट है हेल्दी सोसाइटी के लिए। इम्पोर्टेंस क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स की, तो ये फोकस करता है ऑन प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। इसकी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एज ग्रुप है यहाँ पर 15 to 24 एज का ग्रुप, जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है टू दीज STIs, राइट। STIs का प्रिवेंशन अगर हमें करना है तो हमें अवॉइड करना है सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स, कॉन्डम्स का यूज़ करना है, डाउट है तो हमें कंसल्ट करना है क्वालिफाइड डॉक्टर से। अगर अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है तो कंप्लीट क्योर पॉसिबल है, राइट। इनफर्टिलिटी की बात करें तो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन बाद में दे रखी है। अगर कोई कपल 2 years तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है और फिर भी उसके पास चिल्ड्रन जो है वो फिर भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो हम बोलेंगे वो कपल इनफर्टाइल है, ठीक है। तो हम बात करें कॉजेज़ क्या हो सकता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स की वजह से, डिजीजेस, ड्रग्स या इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ या फिर साइकोलॉजिकल कॉजेज़ की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। इंडिया में ऑफन फीमेल को ब्लेम किया जाता है पर यूजुअली प्रॉब्लम जो है मेल पार्टनर में होती है। ट्रीटमेंट की बात करें इनफर्टिलिटी की तो डायग्नोसिस हो सकता है, ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम, करेक्शन कर सकते हैं उस डिसऑर्डर्स का। देयर आर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स जो ये सब कुछ करते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स फॉर एग्जांपल, राइट। पर अगर कलेक्शन पॉसिबल नहीं है तो हम स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ART, विच इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, जो कि हेल्प करती हैं इनफर्टाइल कपल्स को बच्चे पैदा करने में। पहला है IVF, जिसके अंदर बच्चे को बनाया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन जब पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो उस केस के अंदर फीमेल का ओवा लिया जाता है और मेल का स्पर्म लिया जाता है, उसको फर्टिलाइज किया जाता है और उसके बाद हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर। अब अगर मान लो फीमेल के पास ओवम नहीं है तो हम डोनर से ले लेंगे, मेल के पास स्पर्म नहीं है तो हम डोनर से ले लेंगे, ठीक है। अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमने कैसे करना है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आपका 2 तरीके से हो सकता है, जिफ्ट और IUT। जिफ्ट इज़ बेसिकली जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र, यानी अगर 8 ब्लास्टोम ईयर्स तक की स्टेज है, हमें पता है 8 ब्लास्टोम ईयर्स तक फिलोपियन ट्यूब में होता है, तो फिर हम उसका जो जाइगोट है उसे हम जाइगोट बोलेंगे और हम उसे कहाँ पे ट्रांसफ़र करवाएंगे, फिलोपियन ट्यूब में कराएंगे। बट अगर वो 8 ब्लास्टोम ईयर से ज़्यादा की कोई स्टेज है तो फिर हम उसे यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कराएंगे। इसीलिए मैंने पहले को बोल दिया जिफ्ट विच इज़ जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र, दूसरा है IUT यानी इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र, ठीक है। अब इन वीवो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो के भी कुछ यूज़ होते हैं। अगर हमें सरोगेट मदर करना हो तो एम्ब्रियो जो फीमेल बॉडी के अंदर बन रखा है उसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब अगर फीमेल जो है इम्प्लांटेशन को नहीं करवा पा रही है तो फिर जो फीमेल के अंदर एम्ब्रियो है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू अनदर फीमेल, राइट। देन बात करें गिफ्ट जो है गमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र है, यानी कि मान लो कोई फीमेल है जिसके अंदर ओवम नहीं बन पा रहा है तो हम क्या करते हैं फीमेल की बॉडी में ओवम डाल देते हैं एंड देन जो बाकी सब कुछ है वो नेचुरली होता है। इस केस में हम IVF भी करा सकते थे किसी और का डोनर ओवम लेकर, राइट। बट गिफ्ट जो होता है थोड़ा चीप होता है। अगर जो फीमेल है उसकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो पा रही है पर उसके पास ओवम नहीं है तो हम गिफ्ट करते हैं। अगर उसके पास ओवम भी नहीं है और फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पा रही है उसकी बॉडी में तो IVF बोलेंगे, राइट। अगर वो कंसीव कर पा रही है पर वो फर्टिलाइजेशन नहीं तो हम करेंगे IVF, राइट। बट अगर वो फर्टिलाइजेशन करवा पा रही है बट उसके पास ओवम नहीं है तो हम करते हैं गिफ्ट, राइट। तो इसमें ओवम लेते हैं डोनर फीमेल में और उसकी फिलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं जिस फीमेल को कंसीव होना है। और इससे क्या होता है इसकी यूट्रस नॉर्मल होती है पर ये ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हैं एंड देन नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है, राइट। देन बात करें ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये तब यूज़ होता है जब स्पर्म काउंट बहुत कम हो, नॉर्मल जो है फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पा रही है तो हम क्या करते हैं सिंपली इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि स्पर्म काउंट जब कम होता है तो स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं ओवम के अंदर। देन बात करें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, तो जब मेल इंसेमिनेट करने के अनेबल है या फिर उसका
स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम हो, उस केस के अंदर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को यूज़ करते हैं। इसमें सीमेन को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम हस्बैंड या फिर डोनर और इसको आर्टिफिशियली फीमेल के अंदर डाला जाता है। अगर हम विजाइना में डाल रहे हैं तो हम बोलेंगे AI है, अगर मैं यूट्रस में डाल रही हूँ सीधा तो मैं बोलूँगी IUI है, यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है। AI अगर विजाइना में है, IUI अगर यूट्रस के अंदर डाल रहे हैं सीधा तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, राइट। इसकी लिमिटेशंस क्या है? हाई प्रिसीजन चाहिए, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, काफ़ी एक्सपेंसिव है, कुछ ही सेंटर्स हैं, अफोर्डेबल नहीं है कई लोगों के लिए। सोशल और इमोशनल फैक्टर्स यहाँ पर आते हैं, इमोशनल, रिलीजियस और सोशल बिलीव्स हैं, इसकी वजह से लोग जो है ART को यूजली प्रेफर नहीं करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है अडॉप्शन। अगर आपको पेरेंटहुड को एक्सपीरियंस करना है, लीगल अडॉप्शन अलाउड है, ठीक है। देन यहाँ पे समरी है, आई वुड रिकमेंड आप इसको भी रीड कर लो एक बारी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।